नमस्कार साथियों, मैं आशीष उमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 13, जिसका शीर्षक है गांव का घर, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अंतिम अध्याय यानी अध्याय 13, जिसका शीर्षक है गांव का घर, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक गांव का घर के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक गांव का घर के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि ज्ञानेंद्र पति होगा। शीर्षक गांव का घर के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 1 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान झारखंड के गोड्डा के पथरगामा में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि झारखंड के गोड्डा के पथरगामा में होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान झारखंड के गोड्डा के पथरगामा में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की माता जी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति की माताजी का नाम सरला देवी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सरला देवी होगा। ज्ञानेंद्र पति की माताजी का नाम सरला देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति के पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि देवेंद्र प्रसाद चौबे होगा। ज्ञानेंद्र पति के पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने अंग्रेजी विषय से बीए पास कहाँ से किया था। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति जो है वो अंग्रेजी विषय से बीए पटना विश्वविद्यालय से पास किए थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पटना विश्वविद्यालय से होगा। ज्ञानेंद्र पति ने अंग्रेजी विषय से बीए पास पटना विश्वविद्यालय से किया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पटना विश्वविद्यालय से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विषय से पास किया। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय से किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि बिहार विश्वविद्यालय से होगा। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय से पास किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो विकल्प द यानी कि बिहार विश्वविद्यालय से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए पास किया। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों से एमए पास किया था। अगर हम बात करें हिंदी से तो हिंदी से बिहार विश्वविद्यालय से किया था, और अगर हम बात करें अंग्रेजी से तो अंग्रेजी से पटना विश्वविद्यालय से पास किया था। तो ज्ञानेंद्र पति ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए पास किया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि पटना विश्वविद्यालय से।
अगर हम बात करें ज्ञानेंद्र पति ने किस विद्यालय से हिंदी से एमए पास किया था, तो बिहार विश्वविद्यालय से। और अगर हम बात करें ज्ञानेंद्र पति ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए पास किया था, तो पटना विश्वविद्यालय से। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से किसने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य किया। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ज्ञानेंद्र पति होगा। निम्नलिखित में से ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ज्ञानेंद्र पति होगा। निम्नलिखित में से ज्ञानेंद्र पति ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 इसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति जो हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि आधुनिक काल होगा। ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ ज्ञानेंद्र पति रहते थे, यानी उनका निवास स्थान। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा। ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस सम्मान से ज्ञानेंद्र पति को सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति को निम्नलिखित में से पहल सम्मान जो कि 2006 में सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2006 में सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि और ब दोनों होगा। और से हमारा मतलब पहल सम्मान जो कि 2006 में पुरस्कृत किया गया ज्ञानेंद्र पति को, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2006 में ज्ञानेंद्र पति को पुरस्कृत किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब पहल सम्मान से है और ब से हमारा मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार से है। तो ज्ञानेंद्र पति को 2006 में पहल सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया या सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि और ब दोनों होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया गया। तो अभी हम प्रश्न संख्या 12 में बताए हैं कि ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया गया, लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 13 में यह कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति जी को उनके संशय आत्मा नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ संशयात्मा होगा। अगर हम बात करें कि संशयात्मा नामक कविता संग्रह की रचना ज्ञानेंद्र पति ने कब की, तो हम आपको बता दें कि संशयात्मा नामक कविता संग्रह की रचना ज्ञानेंद्र पति ने सन 2004 ईस्वी में की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संशयात्मा होगा, जिसकी रचना जो है 2004 में ज्ञानेंद्र पति ने की थी। और इसी रचना को इतना मतलब पसंद किया गया कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिया गया उनमें से किस कविता संग्रह के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति हैं। तो प्रश्न से स्पष्ट होता है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो कविता संग्रह विधा की रचना है।
लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 14 में यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस कविता संग्रह के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति है। तो हम आपको बता दें, कवि ने कहा जो कि 2007 में प्रकाशित हुई, और शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980 में प्रकाशित हुई। और अगर हम बात करें आँख हाथ बनते हुए, तो ये 1970 ईस्वी में प्रकाशित की गई, और इस तीनों कविता संग्रह के रचनाकार जो हैं ज्ञानेंद्र पति हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी से हमारा मतलब विकल्प अ ब स से है। अ में कवि ने कहा जो कि 2007 में प्रकाशित हुआ, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ, और विकल्प स आँख हाथ बनते हुए जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ। और इन तीनों के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? ज्ञानेंद्र पति हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एकच क्रानगी, ज्ञानेंद्र पति की रचना एकच क्रानगरी क्या है। यानी कि ज्ञानेंद्र पति की जो रचना है एकच क्रानगरी किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति की जो रचना है एक चक्रानगरी वह काव्य नाटक विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि काव्य नाटक होगा। ज्ञानेंद्र पति की रचना जो है एक चक्रानगरी वह काव्य नाटक विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 8वें दशक में होगा। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए यानी कि उभर कर आए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 8वें दशक में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के किस कविता संग्रह से लिया गया है। यानी कि जिस अध्याय का जिस शीर्षक का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कर रहे हैं वह ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित है, और इस यानी कि प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि यह जो कविता है गांव का घर वह किस कविता संग्रह से लिया गया। तो हम आपको बता दें कि गांव का घर नामक शीर्षक कविता जो है वो संशयात्मा जो कि 2004 में प्रकाशित हुई उस कविता संग्रह से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संशयात्मा होगा। और संशयात्मा की रचना 2004 में प्रकाशित 4 में की गई, किसके द्वारा? तो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। तो हम यह कह सकते हैं कि शीर्षक गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के संशयात्मा जो कि 2004 में प्रकाशित हुई नामक कविता संग्रह से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है। यानी कि जब हम पाठ पढ़े गांव का घर तो उसके आधार पर हमें क्या पता चलता है कि गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर गांव में अब लोकगीत की धुन नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लोकगीत की होगा। पठित पाठ के आधार पर गांव में अब लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि गांव का घर के भीतर यानी गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था। यानी कि प्राचीन काल में यानी कि पुराने ज़माने में गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था। तो हम आपको बता दें कि गांव के घर के भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खासकर आना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि बुजुर्गों को होगा। गांव के घर के भीतर आने से पहले बुजुर्गों को खासकर आना पड़ता था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ में यानी कि गांव का घर में डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर
डूबे अंगूठे के छाप बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि बूढ़े ग्वाल दादा के होगा। पठित पाठ में डूबे अंगूठे के छाप बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि बूढ़े ग्वाल दादा के होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 इसमें कह रहा है कि होरी जाति बिरहा अलहा गुंगे किस कविता की पंक्ति है। यानी कि प्रश्न संख्या 21 में एक पंक्ति दिया गया है। पंक्ति में कह रहा है कि होरी जाति बिरहा अलहा गुंगे, और कह रहा है कि यह जो पंक्ति है वह किस कविता की पंक्ति है। तो हम आपको बता दें यह जो पंक्ति है वह गांव का घर नाम की पंक्ति नामक कविता की पंक्ति है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि गांव का घर होगा। होरी जाति बिरहा आल्हा गूंगे गांव का घर नामक कविता की पंक्ति है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि गांव का घर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स यानी कि पंच परमेश्वर होगा। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन त यानी कि पंच परमेश्वर होगा। तो इस वीडियो की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 13 जिसका शीर्षक था गांव का घर, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के प्रतिपूर्ति के प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है रस्सी का टुकड़ा, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।